नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। सवाल यह है कि ये क्या कार्यकाल जो है पहले और दूसरे से कठिन होगा, आसान होगा या पहले दूसरे जैसा होगा। लोकसभा सीटों की संख्या की दृष्टि से देखें तो कठिन दिखता है, और आप 2014 को याद करें तो परिस्थिति बिल्कुल पलट गई है। 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, 283 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन राज्यसभा में वो पूरी तरह से अल्पमत में थी। राज्यसभा से कुछ भी पास कराना कठिन काम था, लेकिन उस दौरान बड़े बड़े संविधान संशोधन भी पास हुए। जीएसटी का बिल उसी दौरान पास हुआ, लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। तो इसलिए जो है संख्या एक सीमा तक ही आपके सामने रोड़ा बनती है, और 2014 से 2017 3 साल का जो पीरियड था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा में सबसे मुश्किल दौर था, जब हामिद अंसारी जो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे। वो दरअसल सभापति की बजाय एक कांग्रेसी नेता की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने हर काम में मोदी सरकार के अड़ंगा लगाने की कोशिश की। सदन न चलने पाए, ये कोशिश करता हुआ अगर कोई सभापति भारत के संसदीय इतिहास में दिखा होगा तो वो हामिद अंसारी थे। उन्होंने सरकार के तमाम अनुरोध के बावजूद सदन को सुचारू रूप से चलाने से एक तरह से इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब तक सदन में हंगामा होगा हम कोई बिल पास नहीं होने देंगे। और सदन में हंगामा कौन कर रहा था ये सबको मालूम था, तो उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया कि हंगामा ना हो। तो हंगामे को एक तरह से उन्होंने एंजॉय किया, उनका एक तरह से बदला था नरेंद्र मोदी और बीजेपी से। लेकिन अब जो है तीसरे कार्यकाल में स्थिति बदली हुई है। लोकसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है अपना, 240 सीटें हैं, एनडीए का बहुमत है। तो भाजपा अब जो है लोकसभा में अपने साथी दलों पर निर्भर है। कोई साथी दल जा रहा है आज ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन राजनीति में स्थिति हमेशा एक जैसी रहे ये ज़रूरी भी नहीं होता है। कब कौन पलट जाए, कब कौन क्या मांग करने लगे, कुछ पता नहीं होता। लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति जिन दो लोगों ने, दो पार्टियों ने कहें या दो नेताओं ने कहें, स्थिति बहुत जो है सुविधाजनक बना दी थी, वो दोनों अब भाजपा के विरोध में खड़े नजर आएंगे। एक ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है, दूसरे ने नहीं की है। जिसने औपचारिक रूप से घोषणा की है वो हैं बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। उन्होंने अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई, और याद रखिए इन दोनों दलों के पास अच्छी खासी संख्या है। बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं राज्यसभा में, और वाईआरसीपी कांग्रेस के जो दूसरी पार्टी है उसके 11 सांसद हैं, दोनों को मिलाकर 20 होते हैं। और पिछले 10 साल में जब जब राज्यसभा में ज़रूरत पड़ी है संख्या बल के लिहाज से भाजपा को, इन दोनों दलों ने समर्थन दिया है, कभी हिचकिचाए नहीं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हुए सरकार के, जिन पर लगा कि राज्यसभा में दिक्कत ना हो जाए, उन सब पर साथ दिया। लेकिन बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपने राज्यसभा सांसदों की और बैठक संसद का सत्र शुरू होने से पहले बुलाई, और कहा कि अब वो समय चला गया जब हम बीजेपी का समर्थन करते थे। बीजेपी को कोई समर्थन नहीं, हम विपक्ष के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप उड़ीसा के हित से कोई समझौता मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि बीजू जनता दल के सांसद इससे पहले करते रहे होंगे उड़ीसा के हित से समझौता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के बीच जो केमिस्ट्री थी, मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव ने उसको बिगाड़ दिया है। अब बीजू जनता दल जो लगातार 10 साल तक इशू बेस्ड सपोर्ट देता रहा बीजेपी को, अब उसने तय किया है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा, यानी बीजेपी का साथ नहीं देगा। तो 9 सांसद उनके कम हो जाएंगे जो गाढ़े समय में बीजेपी के काम आते थे राज्यसभा में। वाईआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने अभी तक कुछ अपना पत्ता खोला नहीं है कि वो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, पहले जैसा रुख रहेगा नहीं रहेगा।
उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इस सरकार में उनके धुर विरोधी और इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी इस सरकार में शामिल है, एनडीए सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो ऐसी सरकार का समर्थन करना उनके लिए बड़ा कठिन होगा। लेकिन उनकी पार्टी की जो स्थिति बन गई है, ऐसे में उनको केंद्र के में जो सत्ता में है पार्टी, उसके समर्थन की ज़रूरत समय समय पर पड़ती रहेगी। इसलिए उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। वो अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मुश्किल होती है, नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है। वाईआरसीपी के लिए ये फैसला करना बड़ा आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। और सवाल ये भी है कि वाईआरसीपी के इस रुख पर अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसी भी सूरत में जगन मोहन रेड्डी की कोई भी मदद करे, बल्कि उनके खिलाफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो काम करने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार पर भी दबाव डालेंगे कि वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जांच को, जो सीबीआई जांच चल रही सब, उसको तेज करे, अदालत में मुकदमा जल्दी जो है तारीख लगे उसकी और जल्दी फैसला आए, उसकी कोशिश करेंगे। जो किया है पिछले 5 साल में जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के साथ, वो ब्याज सहित उसका भुगतान करना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी के लिए आने वाला समय, राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, बड़ा कठिन होने वाला है। और चूँकि उनके खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे हैं पहले से, भ्रष्टाचार के मामले हैं सब, और कई में जो है शायद 4 में, लगभग 4 में जो है चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। अब उनकी राज्य में सरकार है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो उनका होगा, तो उस पर दबाव होगा कि वो जो है केस का जल्दी से जल्दी निपटारा करे, कोर्ट जो है जो चार्जशीट फाइल हुई है उसका संज्ञान ले, मुकदमा शुरू हो और फैसला आए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। केवल मामला लोकसभा तक होता तो एनडीए का बहुमत है, कोई समस्या नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन राज्यसभा में, और इस बात को भाजपा की समस्याएं क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं और कहां कहां फॉल्ट लाइन यानी दरारें हैं, इसको विपक्ष अच्छी तरह से देख रहा है। उन दरारों को और चौड़ा करने की विपक्ष की कोशिश लगातार है। विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुटता नहीं दिखा पाया चुनाव के दौरान, वो संसद में जो है एकजुटता दिखाना चाहता है। इस सरकार पर उसका रुख हमलावर होगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से संसद के अंदर, बहुत कठिन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने सहयोगी दलों का भी और उनके नेताओं का रुख देखना पड़ेगा। जो बड़े फैसले हैं देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन पर उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा। और ये काम जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं कभी उन्होंने गठबंधन की राजनीति नहीं की है, अब ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि बहुमत की सरकार तो बहुत अच्छी चलाते हैं, क्या अल्पमत की सरकार भी उतनी ही अच्छी तरह से चला सकते हैं? ये सवाल का जवाब तो अभी आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठना शुरू हो गए और जो नतीजा आया है लोकसभा चुनाव का, उससे विपक्ष पूरी तरह से बम है। हालांकि 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाई है, लेकिन इसके बावजूद और पूरा इंडी गठबंधन मिलकर जितनी सीटें उन्होंने जीती हैं उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले जीती हैं। फिर भी अगर आप देश का इस समय माहौल देखेंगे और विपक्षी दलों का जो उत्साह है वो देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे विपक्षी दलों की ही सरकार बनी है, वही चुनाव जीते हैं और बीजेपी चुनाव हार गई है और सत्ता से बाहर हो गई है। तो अब बीजेपी को भी नए साथियों की तलाश करनी पड़ेगी। वो साथी कौन हो सकते हैं, इसकी ओर इशारा मैंने एक वीडियो में पहले किया था। नए साथी के रूप में एक जो पार्टी नज़र आ रही है वो डीएमके है। अब आप कहेंगे डीएमके तो इंडिया अलायंस में है, उसका बड़ा मजबूत हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता है। न स्थायी दोस्त होते हैं, न स्थायी दुश्मन होते हैं। डीएमके पहले भी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो चुकी है, एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। और इस समय एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी जो प्राथमिकता है वो अपने बेटे को सत्ता में स्थापित करने की है। तो वो कोई नया फ्रंट खोलना चाहेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो उनकी कोशिश होगी कि केंद्र सरकार से उनका टकराव ना हो, और ऐसे मुद्दे अगर हों टकराव के तो उनको रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब विधानसभा चुनाव तक जो 2026 में होने वाले हैं तमिलनाडु में, कांग्रेस को केंद्र सरकार की मदद की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी को डीएमके ढो रही है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी सुर उठने लगे हैं तमिलनाडु में कि हमको अब समय आ गया है अकेले लड़ना चाहिए। तो डीएमके और कांग्रेस का संबंध कितना चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये आज नहीं कहा जा सकता कि डीएमके जो है वो एनडीए के साथ आ जाएगी या केंद्र सरकार के समर्थन में आ जाएगी। लेकिन एक संभावना की हल्की सी किरण जरूर नज़र आती है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी पार्टी जो मुझे नज़र आ रही है वो है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी के बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो कब किस तरह का कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड लेंगी किसी को पता नहीं, और उनकी नज़र में उनकी पार्टी और उनके प्रदेश का हित सबसे पहले होता है। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे दलों के तमाम दबाव के बावजूद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम से समझौता नहीं किया। सीपीएम से तो वो कर ही नहीं सकती है, कांग्रेस से भी नहीं किया। अब क्या उनका रुख बदलेगा? उनको कांग्रेस के साथ जाने में क्या फ़ायदा मिलेगा, ये उनके सामने प्रश्न होगा। और केंद्र सरकार के विरोध में, समर्थन में छोड़ दीजिए, अगर वो विरोध में नहीं खड़ी होती हैं, अगर कांग्रेस जो मोर्चा खोलती है केंद्र सरकार के खिलाफ उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होती है, तो उसका विपक्ष की एकता पर क्या असर पड़ेगा, और जो एनडीए गठबंधन है उसकी एकता पर क्या असर पड़ेगा। ममता बनर्जी एक नेता हैं, उनकी एक ऐसी पार्टी है जो दोनों गठबंधनों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब ये जो दो अनअटैच्ड थे उनका आगे क्या रुख होगा पता नहीं। बीजेडी और वाईआरसीपी की बात कर रहा हूँ। बीजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विपक्षी खेमे में जा रही है, हालांकि उनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनका महत्व कम नहीं होने वाला। अभी उसमें बहुत समय लगेगा उनकी संख्या कम होने में। वहाँ उड़ीसा में भी बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिला है। नवीन पटनायक ने अपने सांसदों की बैठक में कहा कि केवल 4 सीटें बहुमत से ज़्यादा मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में, और केंद्र में उनको अपने बल पर बहुमत नहीं मिला है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो नवीन पटनायक मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि नया मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं, और वो नया मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। तो एक दोस्त जो है वो दुश्मन की भूमिका में आने के लिए तैयार हो गया है। दूसरे दोस्त की क्या स्थिति होगी अभी पता नहीं है। क्या अब देखिए, समस्या तब आएगी अगर एनडीए में शामिल जो दल हैं उनमें से किसी का रुख बदलता है, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह की गठबंधन सरकार चलाना एक तरह से मेढक तौलने जैसा होता है। कब कौन रूठ जाए, कब किसकी क्या मांग आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए अभी जो कुछ परिस्थिति दिखाई दे रही है वो 5 साल तक बनी रहेगी, इसके बारे में कोई गारंटी से कोई बात कह नहीं सकता। लेकिन स्थिति खराब हो जाएगी ऐसा भी नहीं कह सकते, स्थिति सुधर भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी आने वाले दिनों में, अब वो कैसे करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी पता नहीं है, कि अपने दम पर अपने पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या बहुमत के जितना करीब पहुंचा सकें पहुंचाने की कोशिश करें। अब उसके लिए जाहिर है कि या तो मर्जर या तोड़फोड़, 2 ही रास्ते हो सकते हैं,
और तो कोई तरीका है नहीं। तोड़फोड़ करने की क्या ताकत बची है भारतीय जनता पार्टी में, ये एक सवाल होगा। जब वो बढ़ती हुई पार्टी नज़र आ रही थी तब उसके साथ आने के लिए लोग बेताब थे, लेकिन इस चुनाव में उसको जो झटका लगा है उसके बाद क्या अब भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे सांसद, ऐसे नेता, ऐसे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब ये एनडीए से मिलेगा। इसका जवाब एनडीए कितना एकजुट रहता है इस पर निर्भर करेगा। एनडीए की एकजुटता जो है वो विपक्षी खेमे के लिए बुरी खबर होगी और एनडीए में हल्की सी भी दरार विपक्ष के लिए खुशी की खबर होगी। तो आने वाले दिनों में एक गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर और एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।